व्यू अच्छा है ना, आना है इधर, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। 40 दिन बचे निमसेट एग्ज़ाम को, 40 दिन में निमसेट एग्ज़ाम क्रैक करो और NIT ट्रिची आना है तुम्हें। सो वेलकम, मैं सतीश, मैं आदर्श, और हम लोग NIT ट्रिची में MCA कर रहे हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यार कि 40 दिन में बच्चे की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए एस्पिरेंट्स की, कि वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए निमसेट में। तो यार देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट्स में हम लोग बात करेंगे। सो पहला पॉइंट ये है कि यार सिलेबस कितना कवर है बच्चे का, ठीक है। तो ये बात होती है कि किसी का बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर है, किसी का बहुत कम सिलेबस कवर हुआ है। तो यार हम लोग मान के चल रहे हैं कि 80% से किसी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और जिसका 50% ऑलमोस्ट हो गया या उससे कम है तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। अब देखो, जिन लोगों का 80% से 100% हो गया है उन लोगों ने ऑफकोर्स मेजर टॉपिक्स तो कवर कर ही लिए हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि उन लोगों ने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा अभी तक। तो वही है कि मेजर टॉपिक्स तुम्हारे कंप्लीट है और मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है, तो अब वही है कि स्ट्रेटेजी उसके ऊपर डिपेंड करेगी तुम्हारी। मॉक टेस्ट पर डे तुमको एटलीस्ट एक तो देना ही होता है, और उसका अच्छे से एनालिसिस करो। जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स होती है उनको नोट डाउन करो, या फिर एक टेबल बना लो जहाँ पे तुम मार्क कर रहे हो कि कौन सा टॉपिक में कितना गलत हुआ है, और फिर उस टॉपिक पे उसी दिन वर्क करो ताकि अगले मॉक टेस्ट में वो गलतियाँ नहीं हो। और भाई बात कर लेते हैं जो बहुत अभी कम सिलेबस कवर है, जिनका 50% या उससे कम सिलेबस कवर हुआ है, तो भाई वो क्या करें। तो भाई तुम लोग देखो, तुम लोग को भी मॉक देने हैं, ऐसा नहीं, मॉक्स तो तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है, बट तुम्हारा मेन फोकस अभी ना टॉपिक्स कवर होने पे होना चाहिए। और टॉपिक्स तुम्हें अब बेसिकली सब कुछ एक एक चीज़ डीप में जाके नहीं पढ़ना है, ठीक है। तुमको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ना है अब, ठीक है। एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ना शुरू करो अब, तुमको सीखने के लिए नहीं पढ़ना, तुमको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है। सो कुछ टॉपिक्स हैं यार, जो टॉपिक्स ना बहुत मेन है, जैसे प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, PNC, सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बन जाते हैं यार निमसेट में। या तो इन टॉपिक्स को पहले अगर तुम कवर कर लोगे, मतलब बहुत ज़्यादा तुम स्कोर कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा इसमें पूल बढ़ गया तुम्हारा। सो ये सब चीज़ें कवर करो। ऐसे रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एकदम, जैसे पजल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें ना, तो ये सारी चीज़ें तुम पहले कवर करो और तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर होगा पहले विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अभी ये जैसे मैथ्स का था, और अगर तुम लोग रीजनिंग की बात करते हो तो उसमें पजल्स आता है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है। क्वांट में जाते हो तो परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स कवर कर लो। बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है और बहुत छोटे टॉपिक्स है। सो यार अब बात करते हैं, ये चीज़ें तो हो गई, अब कुछ जनरल एडवाइस लेते हैं। सो यार जो 40 दिन का पीरियड है बहुत सेंसिटिव पीरियड है। सो इस पीरियड में यार तुम लोग को बहुत केयरफुल रहना अपनी साइकोलॉजी को लेके। साइकोलॉजी को लेके मैं क्या बोल रहा हूँ यार, देखो सोशल मीडिया हम सब चलाते हैं, लेकिन इस वक्त तुमको सोशल मीडिया बहुत लिमिट करना है अपने लिए, कट डाउन करो, वो बेटर ही रहेगा, लेकिन लिमिट करो अपने सोशल मीडिया यूज़ को। जो रेस्ट है तुम्हारा, जो तुम्हारा बॉडी क्लॉक है, बॉडी क्लॉक बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। तुम्हारा जो रेस्ट है, शेड्यूल है, जो बॉडी क्लॉक है, तुम यार पढ़ रहे हो और तुमको नींद आ रही है, ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। तो तुम अपना शेड्यूल फिक्स करो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो बिल्कुल भी तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, 100% तुम्हारा फोकस होना चाहिए। फोकस के लिए तुम अपने ऊपर काम करो, तुम्हारा फोकस बना रहे पढ़ाई के टाइम। देखो वही है ना कि अभी सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये आता है कि नहीं यार, हम बस 4-5 घंटे का सो के भी पढ़ाई में टाइम देंगे। लेकिन दिक्कत वही होती है, वो 4-5 घंटे सोते हैं, उसके बाद में जब भी पढ़ने बैठते हैं उन लोगों को नींद आने लगती है। पूरे 100% फोकस से वो लोग नहीं पढ़ पाते। तो ऐसा है कि देखो, सोना अलग होता है, आराम से 6 एटलीस्ट नहीं करके भी 6 आवर्स की स्लीप तो कंपलसरी है। तभी तुम लोगों का फोकस मॉक टेस्ट में बनेगा, एनालिसिस में, और वही के वही तुम्हारा पूरा फ्लो बना रहेगा पढ़ाई को लेके। तो सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यार रिवीजन पे, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा डरावना होता है बच्चों के लिए। वो बोलते हैं कि यार भूलते जा रहे हैं भैया, पीछे की चीज़ तो कैसे याद रखें। तो यार यहाँ पे हम लोग 2 स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे, एक मेरी स्ट्रैटेजी है, एक आदर्श की स्ट्रैटेजी है। तो अलग अलग स्ट्रैटेजी है, आप लोग देखो कि आपको कौन सा स्ट्रैटेजी फिट होता है, कौन सा सही लगता है। दोनों में से कुछ चीज़ें आप उठा लो और जो आपके लिए बेस्ट फिट हो वो करो। सो यार मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो भी चैप्टर्स कवर हो चुके, जो भी टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए, उनके मैं कुछ ना कुछ की पॉइंट्स लिख लेता था और उनको एक बार गो थ्रू कर लेता था। सो जैसे दिन में 5 मिनट तो सबको मिलते ही होंगे, दिन में 5 मिनट में मैंने उसको लिखा नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने ऐसे गो थ्रू कर लिया। अच्छा भाई, सर्कल का ये फॉर्मूला था, ऐसे होता था, अगर रूट्स निकालने तो ऐसे होता था, ये केस होते थे,
बस इतना देख लिया एंड दैट्स इट। वो रिवीजन होता था मेरा। अब आदर्श बता देती। और मेरे साथ में ऐसा था कि चैप्टर के नोट्स मैंने भी बना रखे थे, लेकिन वो ऐसा है कि हर बार आप कॉपीज़ खोल के फॉर्मूले नहीं देख पाते हो। और मेरे साथ ऐसा था, मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा भूलता था। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। तो मैंने क्या किया था कि सभी के ना अपना खुद का रूम था, मैं दीवारों पे लगा दिए थे। मैं जब भी थोड़ी देर, मान लो मॉक टेस्ट हुआ या थोड़ी देर उठा भी हूँ, ब्रेक लिया है, तो आसपास देखोगे, नज़र में आते रहेंगे तो दिमाग में बैठ जाएंगे। और फिर अगर टोटल रिवीजन की बात है तो मैं सुबह उठते ही, जैसे पुरानी वीडियोस में तुम लोग देख चुके हो कि मैं सुबह उठता था और पहले अपने नोट्स से गो थ्रू करता था, सारे नोट्स रिवाइज करता था, उसके बाद ही मॉक टेस्ट देने या फिर पूरा दिन अपना स्टार्ट करता था। तो मेरा तो यही स्ट्रेटजी था उस टाइम के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो मैं इधर दे देता हूँ, तुम लोगों को बहुत काम आएगी यार। तुमको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है ना अपनी। कैलकुलेशन स्पीड में बहुत लोग स्लो हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन स्पीड ऐसे बढ़ाओ। तुम एक A4 शीट लो, सपोज तुमको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, तो तुम बहुत रैंडम मल्टीप्लिकेशन लिख दो, लाइक 14 × 9, 17 × 7, ऐसे करके बहुत इक्वल्स टू करके ऐसे लिख दिया, आंसर नहीं लिखा, बहुत सारा लिख दिया हमने एक शीट में, रैंडम भर दिया पूरा। और फिर पेंसिल लो और उसको फटाफट सॉल्व करते जाओ। तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, बहुत स्लो सॉल्व हो रहा होगा। फिर जैसे तुमने इसको 1 हफ्ते तक कंटिन्यू किया, 2 हफ्ते तक कंटिन्यू किया, तुम्हारी स्पीड एकदम ऊपर चल जाएगी। सो ये बहुत ज़्यादा काम आएगा तुमको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन सब में। और ये चीज़ तुम अब आगे बढ़ा सकते हो, तुम ऐसे फार्मूलाज के लिए कर सकते हो, है ना, और बहुत सारी चीज़ के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे तुम इसको ट्राई करो एक बार, तुमको इसका बेनिफिट दिखेगा, तुम बोलोगे यार वाह भैया क्या चीज़ बताई तुमने। और पता है, इस चीज़ का बेनिफिट तुमको खास करके हमारे टाइम वाले पेपर में मिलेगा। 2023 वाले में इस चीज़ का बेनिफिट अलग ही लेवल पे हुआ है ना। तो ये देखो यार, कोई बता रहा है तो तुमको एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए, है ना। और अभी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे मॉक टेस्ट की बात आती है तो उसमें ना सबसे ज़्यादा होता है कि हमारा टाइम, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम बैठे रह जाते हैं, सबसे बड़ी गलती है। तो एक वही भाई एक आर्ट है क्वेश्चन को स्किप करना। तुमको वो अगर तुम लोग सीख गए ना, तो तुम अपना टाइम इतना अच्छे से मैनेज कर पाओगे जो आज तक नहीं किया है। भाई यही बताता हूँ मैं भी कि यार तुम एक क्वेश्चन में टाइम देते हो ना, मैं तुमको कैलकुलेशन बताता हूँ। तुमने एक क्वेश्चन में टाइम दिया, दैट इज़ तुमने एक क्वेश्चन में 2 मिनट्स दे दिया, ओके। फिर तुमने गलत कर दिया वो क्वेश्चन, मान लो, ठीक है, मैथ्स का एक क्वेश्चन था 12 नंबर का, तुमने वो गलत कर दिया, कितना लग गया? -3, ठीक है, 15 नंबर गए। वो जो तुमने 2 मिनट बर्बाद किए ना भाई, वो 2 मिनट की वजह से तुम एक अच्छा क्वेश्चन कर सकते थे दूसरा कोई, बट तुमने वो टाइम बर्बाद कर दिया। सो उसके 12 नंबर भी गए तुम्हारे। तो तुम देखो 15 + 12, ये कैलकुलेशन लगाओ, तुम 27 नंबर तुम खोल लेते हो अगर तुम एक क्वेश्चन पे फालतू टाइम दे देते हो। क्वेश्चन स्किप करना एक आर्ट है। अगर तुम लोग क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा पेपर स्ट्रैटेजी बहुत बुरा है। सो यार पेपर स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। देखो, और वही सबसे ज़्यादा मेन वही है कि हम लोग अपना स्ट्रैटेजी बताते हैं। सतीश का अपना स्ट्रैटेजी था, और बाकी यहाँ पे जितना है ना, हमने सभी से बात किया, सभी का कुछ अपना अपना स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। तो मेन बात वही है कि तुम लोग ना अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ। अभी 40 दिन है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बट एटलीस्ट 1-2 एक्सपेरिमेंट करके देखो कि किस चीज़ से कितना बेनिफिट मिलता है ना। वही रहेगा कि खुद की स्ट्रेटेजी रहेगी, खुद को क्या करेक्शन करना है, कहाँ गलतियाँ होती है उनको फिर से सुधारो अगले मॉक टेस्ट में, मार्क्स इंप्रूव होंगे, खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर वही फॉलो करना मेन एग्जाम्स में। और यार एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी पे भी बात करूँ, सो जैसे लोग अलग अलग कैटेगरी से होते हैं, राइट। सो ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं होती कुछ लोगों को, है ना। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देखो कि यार आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, एकदम डीप में जाके पढ़ रहे हो, तो उतना ज़रूरी नहीं है वहाँ, ठीक है। कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं होता है। सो आप देखो कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है, उसमें आप मार्क्स गेन करो, कितना मार्क्स चाहिए, कितना सफिशिएंट है, कितनी मेहनत सफिशिएंट है, वो सब आप देखो। ये सारी चीज़ें एग्जाम स्ट्रैटेजी में आती हैं, और इन सब पे भी ध्यान दो, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं अब। तो यार अब देखो, एक बार साइकोलॉजी पे बात करते हैं यार कि एग्ज़ाम साइकोलॉजी क्या रहती है, इन 40 दिन के साइकोलॉजी प्रिपरेशन पीरियड की क्या रहती है, ठीक है। सो यार एक चीज़ होती है कि मॉक्स में मार्क्स कम आते हैं, इसके लिए क्या करें यार। देखो, मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स तुम्हारे कम आते हैं ना, तो वही डिपेंड करता है कि सिलेबस कितना हुआ है, और सिलेबस कितना हुआ है और किस लेवल पे हुआ है, सबसे ज़्यादा वही डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं हमारे सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन वो लोग क्वेश्चंस तक की प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट देते हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स बोलते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है उन लोगों से। ये वही होता है जब आपका प्रैक्टिस बहुत कम की हो क्वेश्चंस की।
तो मॉक टेस्ट में मार्क्स तभी बढ़ेगा जब आप अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन के और ईमानदारी से किए हो। अगर लास्ट टाइम पे सोच रहे हो कि यार प्रैक्टिस नहीं भी किया लेकिन मार्क्स चाहिए हमको अच्छे, तो वो पॉसिबल नहीं है। और एक और यार साइकोलॉजी की मैं बात करता हूँ, तो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी पे बताता हूँ मैं। तो जैसे ही तुम पेपर में ऐसा होता है कि यार जैसे ही तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए, 4 क्वेश्चन नहीं हुए, लाइन से ना एकदम से कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, बिल्कुल हो ही नहीं रहा है पेपर, बहुत मोटिवेशन लूज हो जाता है। सो पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी तुम ऐसे बनाओ कि जैसे जैसे तुम टेक्स्ट करते हो, जैसे जैसे तुम्हारे अटेम्प्ट बढ़ते हैं ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब भले यार तुमने वो जो अटेम्प्ट है वो तुम्हारे गलत हो रहे हैं, मान लिया, बट तुमको लग रहा है सही है ना, तुम्हारे अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं भाई, तो तुमको कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए मैं ऐसा करता था, हमारे टाइम पे क्या होता था कि दूसरे पेपर स्विच कर सकते थे, मतलब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो हम लोग क्या करता कि अब मूड ख़राब होगा, अब इंग्लिश पे जाते हैं, 3-4 टिक मारेंगे जल्दी जल्दी, अपन कहाँ पे आएंगे। अब तुम लोग ऐसा करो कि एक सेक्शन में तुम लोग मैथ्स पे, सपोज तुम इजी क्वेश्चन पे जाओ, सबसे पहले इजी क्वेश्चन टिक मारो। यार तुमने एक राउंड मारा, तुमने इजी क्वेश्चन टिक मार दिया 10-15, यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना एकदम ऊपर चला जाएगा। जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहेंगे, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया होगा भाई, सब सॉल्व हो जाएंगे। सो ये वो एकदम ज़रूरी बात है, बहुत अंडरमाइन करते हैं लोग इस बात को कि कॉन्फिडेंस रखो। देखो अभी स्ट्रेटेजी बता दिया हमने, कैसे क्या करना है वो बता दिया, साइकोलॉजी के बारे में बात हो गई। अब मेन बात आती है डिस्ट्रैक्शंस, है ना। अब यहाँ पे सब लोग कुछ सोचते हैं कि यार 40 दिन बाकी है, सोशल मीडिया कट ऑफ कर देते हैं, घर वालों से भी मतलब पूरा पढ़ाई में घर वाली बातचीत करके कुछ तो उन पर भी चिल्लाने लगते हैं। देखो सबसे बड़ी गलती यही होगी कि अगर तुम घर वालों से बात नहीं कर रहे हो या फिर अकेले अकेले रहते हो ना, ज़्यादा परेशान होते हैं। ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम यहीं आती है, पता है। और लास्ट में फिर पूरा जो स्ट्रेटेजी रहती है वो सारी धरी की धरी रह जाएगी। अपनी एक चीज़ को लिमिट करो। सोशल मीडिया अगर यूज़ करते हो तो उसको एक लिमिट करो। जैसे मेरा जो टाइम था, मैं हमेशा लंच के बाद में आधे से 1 घंटा मुझे नींद आती थी तो मैं सोशल मीडियाज़ में रहता था, एक्टिव रहता था, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, कुछ भी करता था। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुमको उसी टाइम पे चलाना है, अगर तुम लोगों ने बंद कर रखा है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना। लेकिन ऐसा है कि हर चीज़ को एक लिमिट दे दो, एक टाइम लिमिट रखो कि और परफेक्ट टाइम की इसी टाइम पे चलाएंगे। और अगर ज़्यादा अच्छा हो सकता है तो सो जाओ उस टाइम में, ताकि भाई एकदम फ्रेश मूड से तुम अगर पढ़ाई करोगे तो अलग ही बात होगी। तो ठीक है यार, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। इतनी बातें ध्यान में रखो, और भी चीज़ें हम बताते रहेंगे धीरे धीरे एज एंड व्हेन टाइम पासेस। और ऐसा है कि हम लोग वीडियोस को ज़्यादा लंबा एक साथ सारे टॉपिक्स कवर नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जिस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाई है वही कुछ कमेंट्स आ जाते हैं कि भैया ये कैसे करना है। जो क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं ना वही कमेंट में आता रहता है, तो फिर वो हमको बड़ा अजीब सा लगता है। तो एटलीस्ट वीडियोस को पूरा देखा करो, क्योंकि थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं हम लोग। तो देखो यार, रात को हम लोग इधर शूटिंग कर रहे हैं, ये रात का टाइम है ना। कितने बज रहे हैं मालूम? रात के 2 बज गए हैं शायद, हाँ रात के 2:30 बज गए हैं ऑलमोस्ट। तो ठीक है गाइस, है ना। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। और भी कुछ अगर डाउट्स रहते हैं तो हम लोग ट्राई करेंगे, कमेंट्स कर दो, हम लोग अगली वीडियोस में कवर करेंगे उनको। ओके बाय।